हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं अंकुर शर्मा और रिलायबल इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे आज आपके लिए लेकर आया हूं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हैं 11 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 के पेपर के जेईई मेंस के। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। ध्यान रखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो डेटा यहां पर थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बट क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन की स्पिरिट है वो बिल्कुल सेम रहेगी। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सेट ए ऐसा सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है A1 से A5 और उसका मीन और वेरिएंस आपको बता रखा है। ऐसे ही सेट बी एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है B1 से B5 और उसका भी मीन वेरिएंस आपको बता रखा है। अब ध्यान से देखिए कि सेट सी इस तरीके से बनाया गया कि जिसमें ए आई के जो ए वाले एलिमेंट थे उसमें से हर एक एलिमेंट में से 3 को हर बार सब्ट्रैक्ट कर दिया गया और उनको किस में इंक्लूड किया गया, सेट सी में। और इसी तरीके से बी के हर एलिमेंट में जो ये B1 से B5 थे उसमें हर एलिमेंट में दो हमने ऐड कर दिया और उनको भी हमने सी में इंक्लूड कर दिया। तो नया सेट जो सी बना है उसके अंदर 5 एलिमेंट तो ए से लिए गए हैं हर बार 3 घटा के और 5 एलिमेंट बी के लिए गए हर बार दो ऐड करके। तो ये नया सेट जो सी बना है ना उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन डाला है। फाइंड सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, तो मतलब उसका मीन भी निकालना है सेट सी के लिए और वेरिएंस भी निकालना है, उनका सम बताना है आपको, है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो एलिमेंट्री कंसेप्ट सारे टच कर रहा है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं देख सकते हैं कि अगर मैं इसके मीन के बारे में चर्चा करूं, पहले ए सेट के मीन के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप लिख सकते हो सिग्मा ए आई बाई 5, ठीक है। और ये मीन आपको दे रखा है कितना, यहां पर 5, तो 5 दे रखा है, ठीक है ना। तो 5 एलिमेंट थे और उनका मीन निकालूंगा तो सिग्मा ए आई बाई 5 आने ही वाला है और ये आपको मीन आपको पहले ही दे रखा है 5 है। तो मतलब सिग्मा ए आई तो आपको पता चल जाएगा, सिग्मा ए आई कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा ए आई आ जाएगा, यहां नहीं लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं सिग्मा ए आई आ जाएगा आपको 25, ये मिल जाएगा, है ना। और इसी तरीके से वेरिएंस जो दे रखा है पहले वाले सेट के लिए, कैपिटल ए के लिए, जो हमारा सेट ए है कैपिटल ए, उसके लिए आपको वेरिएंस भी दे रखा है। तो वेरिएंस कैसे लिखेंगे बेटा, सिग्मा ए आई स्क्वायर बाई 5 माइनस, अब ए का मीन तो पहले ही पता है, ए का मीन जो था 5 था तो 5 का स्क्वायर और जो उसका वेरिएंस था वो कितना दे रखा था 12। तो ये आपके पास हो गया 25 और 12 कितना हो गया 37 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो सिग्मा ए आई स्क्वायर मिल जाएगा आपको, सिग्मा ए आई स्क्वायर मिल जाएगा 37 इंटू 5 जो कि आ जाएगा आपका 185 आ जाएगा, 185, ठीक है। तो ये तो आपको सिग्मा ए आई स्क्वायर मिल गया। क्या ऐसा ही हम बी में भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा बी में भी कर लेते हैं। तो सिग्मा बी आई कितना मिलने वाला है, सिग्मा बी आई अपॉन 5 आएगा, तो अपॉन 5 लिख देता हूं, उसमें भी 5 एलिमेंट थे। वो आपको दे रखा था कितना बेटा 8 दे रखा है, वो आपको मीन दे रखा है 8, है ना। तो सिग्मा बी आई आपको मिल गया, सिग्मा बी आई मिल गया कितना है 40 मिल गया। और सिग्मा बी आई स्क्वायर अपॉन 5 और इसके मीन का स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद इसका वेरिएंस जो दे रखा था वो आपको कितना दे रखा था 20 दे रखा था, तो वेरिएंस आपको 20 दे रखा है ना। मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि वेरिएंस का जो एलिमेंट्री फॉर्मूला होता है, सिग्मा स्क्वायर, जो कि अगर मैं ए सेट के लिए काम में ले लूं तो वो आपको पहले ही पता है ना, सिग्मा ए आई स्क्वायर अपॉन एन और माइनस ए बार का स्क्वायर, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, पहले भी कर चुका हूं और अभी भी कर रहा हूं। तो ये यहां पर सिग्मा बी आई स्क्वायर भी आपको मिल जाएगा, सिग्मा बी आई स्क्वायर कितना मिल गया, यहाँ पर 84 आ गया और 84 और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कुल मिला के मिलेगा 420। तो हमको क्या क्या मिल गया, सिग्मा ए आई, सिग्मा बी आई, सिग्मा ए आई का स्क्वायर, सिग्मा बी आई का स्क्वायर, ये कंटेंट हमने निकाल ली। ये हमको काम आएंगे किसमें, सी में। अब सी का मीन और वेरिएंस निकालना है तो पहले हम निकालते हैं सी का मीन। तो अगर सी का मीन में निकालने गया तो आप देखो कि अगर मैं सी का मीन निकालूंगा तो उसके जो एलिमेंट है उसमें 5 एलिमेंट तो ऐसे हैं जो ए में 3 कम करके आए और 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें बी के हर एक एलिमेंट में 2 बढ़ा के आए। तो हम सी का जो मीन लिखने वाले हैं सी बार, वो क्या लिखेंगे वो देखते हैं। अगर हम हर बार ए में 3 कम कर रहे हैं तो ए के जो मीन है उसमें भी 3 कम हो जाएगा। तो ए के जो ए के एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन है उनका टोटल सी के अंदर, सेट सी के अंदर क्या आएगा वो बताता हूं आपको।
तो अगर इसका मीन देखें तो 5 था। अब अगर मैं हर बार 3 3 3 3 कम कर रहा हूं तो मीन में भी 3 कम हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 2। तो इन सब का अगर सम निकालने के बारे में बात करूं, इन सब का सम कितना आएगा, तो इन सब का सम आएगा, अगर आपने 3 कम कर दिया तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, इन सब का सम। फिर इन सब का सम कितना आएगा, तो अगर आप देख रहे हो इसमें हर बार 2 2 2 2 ऐड कर रहे हो तो मीन में भी 2 ऐड होगा, तो जो मीन इसका था 8 उसमें 2 ऐड होगा, तो मतलब वो हो जाएगा कितना 10। और 5 एलिमेंट हैं बी वाले, तो कुल मिला के ये हो गया 50। तो कुल मिला के, और एलिमेंट सी में कितने थे, 10 थे। तो सी का जो मीन है वो मैंने निकाल लिया, कुल मिला के 6 आ गया है, सी का मीन आ गया 6। अब बस केवल वेरिएंस निकालना है और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है देखो, लेकिन हमको काम तो करना पड़ेगा। तो हम लोग काम कर रहे हैं यहां पर सी के लिए सिग्मा सी स्क्वायर, ये जगह जो मैंने छोड़ी थी अब मैं काम में ले रहा हूं। तो यहां क्या आएगा बेटा, सिग्मा ए आई -3 का स्क्वायर और प्लस सिग्मा बी आई +2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, है ना, और माइनस सी के बार का स्क्वायर, ये लिख रहे हैं हम लोग, है ना। तो सी के बार का स्क्वायर हम जानते हैं 36 आने वाला है, वो तो लिख ही देंगे। अब मैं कैलकुलेशन इसकी पूरी नहीं करूंगा, जब मैं इसको खोलूंगा तो एक स्टेप और लिख रहा हूं, क्या क्या काम आएगा, सिग्मा ए आई स्क्वायर, वो कंटेंट हमने पहले निकाल रखा है, -6 सिग्मा ए आई हम जानते हैं, प्लस यहां पर 9 5 जा 45, 5 बार काउंट होगा तो 45 हो गया। फिर सिग्मा बी आई स्क्वायर हमने निकाल लिया है, प्लस 4 सिग्मा बी आई, यहां पर 4 मैं लिख देता हूं 4 बी आई, सिग्मा बी आई और प्लस, और 4 5 जा 20 और आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना, अपॉन, और लास्ट में नीचे 10 और पीछे माइनस का 36, भूल नहीं जाना है अपने को, पीछे 36 और सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब सारा जो कंटेंट है, सारी कैलकुलेशन जो है, इसमें सारे इनपुट जो है वो ऑलरेडी निकाल रखे हैं, वो सारी रख के जैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट अवर आंसर 38, है ना। 38 किसका आंसर आएगा, इसका आंसर 38 नहीं आएगा, आंसर हमारे पास सी का बार जो है वो तो आ ही चुका है, इसका आंसर तो 32 आएगा। 32 और 6 जब ऐड करोगे तब जाके आपको आंसर मिलने वाला है 38। तो ये पहला क्वेश्चन है, काफी छोटा, और मतलब वैसे कैलकुलेशन लंबी है इसकी, बाकी कंसेप्ट बहुत बड़े बड़े नहीं लगाए, छोटे से कंसेप्ट लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस इजीली। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा स्टैट्स से, और स्टैट्स का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, पी और क्यू, और ये आपको बता रखा है, और आपको ये पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब इसका जब मैं टोटल आंसर निकालूंगा, मतलब ट्रूथ टेबल अगर इसकी बनाई जाए, तो उस ट्रूथ टेबल में आपको ये कितनी जगह पे आपको ट्रूथ देखने को मिलेगा, ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट, तो ये निकालना है। तो चलो इसको वेन डायग्राम से हम करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये मैंने वेन डायग्राम बना लिया यहां पर ऐसे, और मैंने यहां पर बना दिया पी क्यू और आर, मैं नाम लिख देता हूं पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए हर एक बाउंडेड रीजन को मैं एक लेटर असाइन कर देता हूं। तो नाम मैंने लिख दिया यहां पर ए बी सी डी और ई और एफ और जी, और बाहर एच लिख दिया मैंने, है ना। तो ये मैंने लिख दिए। अब देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं, जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है ये क्या है। तो आप पी और क्यू, है ना, पी और क्यू, और इसके बाद एंड लिख रखा है पी और आर, ऐसा लिख रखा है ना। मैंने आगे वाले बस इसके बारे में बात की अभी। तो इसको बेटा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं पी और क्यू एंड आर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसमें देखूं तो पी और क्यू एंड आर क्या मिलेगा, तो पी के तो सारे एलिमेंट ले लो, एबीसीडी आ गया, एबीसीडी, और क्यू एंड आर का एफ और आ गया। तो इसका मतलब ये हम लोग जो लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं एबीसीडी और एफ और लिख रहे हैं, है ना। तो एबीसीडी एफ लिख रहे हैं, कुल मिला के मतलब ये जो आगे वाला था ना, इसका मीनिंग निकल गया एबीसीडी एफ। अब ये क्यू और आर, तो इसको भी लिख लेते हैं क्यू और आर। तो क्यू और आर आप जानते हो, क्यू और आर कौन आने वाला है, क्यू और आर मतलब दोनों को मिला के लिखना है, ACEF और उसके बाद BG, तो ये B और G और आएगा इसमें, ACEF और ये BG, ये सब मैंने मिला के लिख दिया। अब आपका जो क्वेश्चन बन रहा है ना, इसको मान लो मैं बोल देता हूं L बोल देता हूं, है ना, इसको मैं बोल देता हूं L, है ना, और इसको मैं बोल देता हूं M, है ना, इसको मैं बोल देता हूं M, लेट, है ना। मैंने मान लिया कि ये
अपने पास ये वाला है m और ये वाला है l, है ना, l और m। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था l implies that m, यही क्वेश्चन था अपना। तो l implies that m को मैंने नेगेटिव l और m ऐसे लिख दिया। तो जब आप इसका निगेशन लोगे तो क्या आएगा, इसका निगेशन ले लो ABCDF का, तो L का निगेशन जो मिलेगा और M जो मिल रहा है वो M लिख लेते हैं ACEFBG, ACEFBG, ये तो मैंने लिख लिया। और L का निगेशन मतलब यहां D के बाद E नहीं मिल रहा तो E लिख दो यहां पर, F तो मिल ही रहा है ना। फिर उसके बाद G और H और लिख दो यहां पे। तो जब आप इनका यूनियन ले लोगे तो यूनियन लेने में देख लो आप कौन नहीं आ रहा है, यहां पर A आ गया, B आ गया, है ना, C भी आ गया, D नहीं आया है, यहां पर D नहीं आया है ना, E भी आ गया है, F आ गया है, G भी आ गया है और H भी आ गया है। तो यहां पर आप देखो सब आ गए हैं, एक मेंबर नहीं आया। तो कितनी जगह पे ये ट्रू पाया गया आप देख सकते हो, कितने एलिमेंट आ गए, 7 एलिमेंट आ गए। तो अपना आंसर आ गया 7, है ना, 7 जगहों पे ये ट्रू होगा इसकी ट्रुथ टेबल के अंदर। तो ये हमारा एक आंसर आ गया है सेकंड क्वेश्चन का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आराम से इसको समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग नोट्स में बहुत करते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में भी बहुत है और बहुत ही आसान क्वेश्चन उस पे आया। अगर आपने थोड़ा बहुत लेक्चर नोट्स और शीट ढंग से किए तो बहुत ही आराम से इसको कर सकते हो। यहाँ पर एक बात मेंशन कर देता हूँ, ये GIF को एक्सप्रेस करता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं कंटिन्यूटी की, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, कोई बहुत इश्यू नहीं है, लेकिन अभी कंटिन्यूटी चेक करते हैं 0 पे और 1 पे, है ना। तो चलो 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने चलते हैं। F0 जैसे ही डालोगे तो 0 0 हर जगह 0, तो 0 ही आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बात कर लूं F0 प्लस की, तो F0 प्लस मतलब वी आर कैलकुलेटिंग RHL एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 लिखते हैं, ठीक है। और यहां लिखते हैं h स्क्वायर माइनस h का बॉक्स प्लस माइनस h प्लस h का बॉक्स, और ये लिख दिया हमने। तो h स्क्वायर माइनस h इज ए वेरी वेरी लिटिल नेगेटिव क्वांटिटी। h स्क्वायर तो h से तो छोटा होगा मैग्नीट्यूड में, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी होने की वजह से हमको बॉक्स का आंसर -1 मिलेगा। और पीछे क्या मिलने वाला है, पीछे मिलने वाला है -h, और h का बॉक्स आप जानते हो, h का बॉक्स कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है ना। और लिमिट लगी हुई है h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है ना बेटा। तो कुल मिला के अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो वो -1 आ रही है, जो कि F0 के बराबर नहीं आ रही है ना, F0 के बराबर नहीं आ रही। इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस है भाई, ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। हमने केवल RHL पे चेक किया, और RHL पे जो चेक किया ना वो ही हमको बता दिया, उसने हमको बता दिया कि ये F0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो LHL को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात रही 1 की, तो 1 पे आराम से चेक किया जा सकता है। अच्छा चलो इधर चेक करके बताता हूं आपको। F1 क्या आएगा भाई, F1 वैल्यू डालोगे तो 1 - 1, एग्जैक्ट 1 डाल रहे हैं 0 हो गया, यहां पर -1 और एग्जैक्ट 1 है, तो यहां पर ये भी कुल मिला के तो 0 + 0 ही हो रहा है, कुल मिला के 0 ही आ रहा है F1, है ना। तो 1 पे RHL और LHL भी चेक करते हैं। 1 पे RHL चेक करो, चलो F1+ निकालने चलते हैं। तो F1+ अगर मैं निकालने गया तो F1+ निकालने में मुझे क्या मिलने वाला है यहां पे वो देखता हूं। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है बेटा। अंदर आएगा 1 + h का स्क्वायर -1 + h बॉक्स में, और प्लस यहां पर आने वाला है हमारे पास माइनस ब्रैकेट 1 + h और प्लस बॉक्स के अंदर 1 + h, ठीक है। तो ये आ रहा है अपने पास। अब जब आप इसको खोलोगे तो क्या मिलने वाला है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। और यहां पर आ रहा है h + h स्क्वायर का बॉक्स, यहां पर 1 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कुल मिला के यहां पर जो निकलेगा वो +h बाहर निकलेगा, बाद वाले मॉड्स है ना, -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, ये मिलने वाला है आपको। तो इसका मतलब हमको जब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमको 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये बॉक्स भी 0 हो रहा है और बाद में भी लिमिट h आ रहा है, तो वो भी 0 ही हो रहा है। तो आपको RHL भी इसमें 0 मिल रही है, ठीक है ना। अब भी चलते हैं किस पे, LHL पे। तो मैं LHL कुछ यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है। तो f(1) कैलकुलेट करके दिखाएं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0,
ठीक है, और यहां पर आ रहा है 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच और बॉक्स प्लस माइनस 1 माइनस एच और प्लस सॉरी हाँ सही लिख रहे हैं हम लोग, 1 माइनस एच ही आएगा और प्लस 1 माइनस एच का बॉक्स। तो ये हमने लिख दिया इधर। अब इसको कैलकुलेट कर लें, तो इसको कैलकुलेट कर लें तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0। तो ध्यान से इसमें कीजिएगा कि ये आ रहा है अपने पास कितना, माइनस के 2h आएगा लेकिन पीछे प्लस के h आ रहा है, तो माइनस का h यहां पे आ गया और प्लस के h स्क्वायर ऐसा आ गया यहाँ पे, प्लस पीछे की साइड यहां पर ये तो 0 हो जाएगा बॉक्स वाला तो, और यहां आएगा 1 माइनस एच, तो ये ऐसे खुलेगा 1 माइनस एच से। तो अगर आप देखोगे तो इसको बॉक्स का आंसर कितना मिलने वाला है, इसका बॉक्स का आंसर मिलने वाला है -1। तो -1 और +1 कट जाएंगे और इस लिमिट का आंसर भी 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब LHL RHL वो दोनों तो बराबर आ ही रहे हैं और पॉइंट पे वैल्यू भी बराबर आ रही है। हम लोग कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि f(1) प्लस f(1) तीनों बराबर होने की वजह से कंटिन्यूअस हो रहा है। तो कंटिन्यूअस एट x = 1, यही हमारा आंसर आ गया। अच्छा, एक बात और है, डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअस ही जब 0 पे नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल कहां से हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल कंटिन्यूटी हो रही है x = 1 पे। फर्दर अगर ये 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी भी पूछता तो हम निकाल सकते थे, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने नोट्स और शीट में होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और लॉग का FOM का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देखो आप, है ना। वेरिएबल बेस के साथ एक क्वेश्चन होता है अक्सर अपने नोट्स में, और वेरिएबल बेस दे रखा है इन्होंने x+7/2 और आगे दे रखा है एक और क्वाड्रेटिक टाइप का, ये लीनियर बाय लीनियर उसका स्क्वायर दे रखा है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वेशन, ये पूछ रहा है आपसे। अब पहले आप है ना यहाँ पे इसको मन बना लो कि नॉन नेगेटिव लाना है अपने को इस लॉग का आंसर, है ना। तो अगर लॉग का आंसर नॉन नेगेटिव लाना है तो क्या होगा, बेस, ये बेस और ये आगे वाला जो भी एक्सप्रेशन है, या तो ये दोनों ही 0 से 1 में हो तो पॉजिटिव होगा लॉग का आंसर, या ये बेस और ये आगे वाला एक्सप्रेशन ये दोनों ही यूनिटी के आगे हो, तब जाके ये लॉग का जो टोटल आंसर है वो पॉजिटिव आ सकता है। तो यहां देखते हैं हम लोग क्या है, तो केस बना लेते हैं हम लोग, है ना। केस 1 0 से बेस की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 1। तो अभी आ गया ये कितना, -7/2 से x और यहां आ जाएगा -5/2, ये ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो अगर बेस मैंने 0 से 1 में ले लिया, तो उस केस में हमें x -7 अपॉन x 2x - 3 का स्क्वायर, इसको हमें कैसा लेना पड़ेगा, बेस 0 से 1 में है, इस आगे वाले को भी हमें 1 से छोटा लेना पड़ेगा। तो आगे वाले को 1 से छोटा लेना पड़ेगा, लेते हैं, चलो देखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिलने वाला है, x -7 का स्क्वायर लेस देन 2x - 3 का स्क्वायर, ऐसा आ गया, है ना। यहां पे लिख देते हैं हम लोग कि x की वैल्यू, यहां पे लिख देता हूं मैं, x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3/2 नहीं हो सकती, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना मैंने, तो ये मैंने बोल दिया है यहाँ पे। अब आप इसको एक साइड ले आओ, तो x -7 स्क्वायर माइनस 2x - 3 का स्क्वायर लेस देन 0। a प्लस बी, a माइनस बी जोड़ो, a प्लस बी 3x -10 a माइनस बी, तो आ जाएगा -x और -4, 0 से छोटा, ऐसा आ गया ये, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या मिल गया अपने को, कुल मिला के मिल गया, अगर मैं उसको हटा दूं, डिस्कार्ड कर दूं, तो 1 से ये छोटा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 3x - 10 और x + 4 0 से ग्रेटर और इक्वल, ये 1 से छोटा या बराबर भी हो सकता, 1 से छोटा या बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। एक मिनट, ये 1 से छोटा ही होगा, बेस हमने 0 से 1 में लिया है, तो आगे वाला 1 से, हाँ, छोटा या बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे इक्वलिटी भी आ सकती है, तो यहाँ इक्वलिटी लगा देते हैं, इक्वलिटी लगा देते हैं। तो अब इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करोगे तो x की वैल्यू कहां से कहां आएगी, -∞ से -4, है ना, -∞ से -4 और यूनियन 10/3 से और इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये अपने पास आ रहा है
लेकिन इसमें से भी एक्सक्लूड होगा कौन, 7 और एक्सक्लूड करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 7 नहीं हो सकता है, यहाँ पे 7 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो डेफिनेशन हमने ली थी शुरू में, इसमें और इसमें आंसर में, ये आंसर में और इसमें कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। एक्स की वैल्यू 3/2 भी नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती, और अपने पास ये जो ए आया है ये A1 बोल देता हूं और ये बोल देता हूं D1। तो D1 A1 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा आपको, देखो D1 और A1 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, मतलब x बिलोंग्स टू 5 आ गया यहाँ पे। विद इन द डेफिनेशन चल रहे हैं, इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, 0 से बड़ा ही होगा, ये आगे वाला 0 से बड़ा ही ले रहे हैं अपन। तो अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, पॉजिटिव तो ये होगा ही होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो हमने उस पे काम नहीं किया है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है पहले केस से, उसमें तो कोई हमको सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। केस 2 में आ जाओ आप, केस 2 में आ जाते हैं। तो अगर केस 2 में देखें तो बेस को इस बार लेना पड़ेगा आपको 1 से बड़ा, तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस के 5/2 लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ले लिया, ये इसको बोल देता हूं D2, और अब हम बनाते हैं यहां पर क्वेश्चन। तो इसमें अब इस वाले में नाउ हमको लेना पड़ेगा ये जो बेस लॉग के आगे वाला जो एक्सप्रेशन था, इसको लेना पड़ेगा कैसा, x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3, इसको 1 से ग्रेटर और इक्वल लेना पड़ेगा आपको। बेस 1 से बड़ा है तो आगे वाले एक्सप्रेशन को 1 से बड़ा या बराबर लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दिस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी ट्रू। तो अगर यहां स्क्वायर है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर वही की वही कैलकुलेशन होने वाली है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, और इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इसका आंसर आएगा ये -4 से लेके और 10/3 देखने को मिलेगा, और इसके अंदर से कौन हट जाएगा, 3/2 हट जाएगा बेटा, क्योंकि 3/2 डिनोमिनेटर में है ना, तो वो उसकी वजह से 0 हो नहीं सकता। तो अपने पास ये आ गया है A2 आंसर। अब D2 A2 को कॉमन ले लो, तो D2 A2 को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, D2 इंटरसेक्शन A2, x बिलोंग्स टू -5/2 से, और ये आ जाएगा -5/2 से 10/3 तक आ जाएगा, और इसमें से कौन हट रहा है, 3/2 हट रहा है, ठीक है ना बेटा। तो अब अपने पास कौन कौन से आंसर आ गए। केस 1 कोई आंसर नहीं दे रहा, केस 2 आंसर दे रहा है, तो केस 1 और केस 2 का टोटल आंसर मिला लें, अगर हम केस 1 यूनियन 2 कर लें तो हमको मिलेंगे आंसर्स, क्या आंसर मिल रहे हैं -2, इंटीग्रल आंसर चाहिए -1 और 0 और 1 भी मिल सकता है और 2 भी मिल सकता है और 3 भी मिल सकता है। तो कुल मिला के 6 आंसर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। बेस और आगे वाला एक्सप्रेशन ये या तो दोनों 0 से 1 में हो तब लॉग पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों को दोनों 1 से एक्सीड कर जाए तब पॉजिटिव आंसर आएगा। यहाँ इक्वलिटी का भी हमने अलग से ध्यान रखा है। तो आई होप ये 4th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है सीक्वेंस सीरीज से। इसमें आपको बता रखा है कि A1 से A100 एक AP दे रखी है, जिसकी पहली टर्म आपको पता है और उसका मीन भी आपको पता है। तो जितना डेटा अभी हमको पता है ना, वो डेटा हम काम में ले लेते हैं। तो आप देखो कि A1 से लेके A100 बाई 100 ये आपको दे रखा है कितना, 200 दे रखा है, ठीक है। तो इसका सम निकालो, तो 100/2 और फिर 100 और 2a प्लस n-1d, तो 2a पता है प्लस n-1d मतलब 99 और d, और ये कितना आ गया, 200 आ रहा है। तो ये जो है इसमें केवल एक ही अननोन आ रहा है d, तो d की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, आपको 4 मिल जाएगी। तो जब d की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब हमको AP के बारे में अब यहां पर पता है सब चीजें। तो इस AP का तो हमें सब पता चल गया, जो पहली लाइन पड़ी थी उसको तो हमने पूरा डिकोड कर लिया। अब हमको निकालना है इसका मीन। तो अगर इसका मीन निकालने पे आए तो आई पहले AI, पहले इसको लिख तो लें कि इसकी टर्म हमसे क्या कह रही है। तो आई है ना, AI को कैसे लिखेंगे, A प्लस I -1 और D -I, यही लिख रहे हैं, है ना। तो ये मैं लिख रहा हूं क्या, ये BI को लिख रहा हूं। तो अब आपको D पता चल चुका है, तो D की वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा I 2 प्लस I -1 4 -I, ऐसा आ गया। तो कुल मिला के ये आ गया I
और माइनस के 2 बच गया यहां पर, है ना। और 4i माइनस आई, मतलब कि यहां पर आ गया कुल मिला के 3i। तो मिल जाएगा मुझे 3i स्क्वायर माइनस के 2i। तो इसका तो अब आप, अगर मैं आपको ये बता दूं, तो अगर आपको इसका सम निकालना हो, मतलब इसका इनका मीन निकालना हो, तो मीन निकालने के लिए मतलब सिग्मा बी आई इक्वल टू 1 to 100 और डिवाइडेड बाय 100 ये लिखना पड़ेगा। तो बी आई तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो अब आप वैल्यू रख सकते हैं इजीली, और ये आ जाएगा 3i स्क्वायर माइनस 2i, और आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में 100। ठीक है, तो 3 सिग्मा आई स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा आई, ये भी लिख सकते हैं, अपॉन 100। अब ये ऐसे क्वेश्चन में चला गया है जहां जो कि हमने डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ रखे होते हैं। कैसे? सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होता है, nn+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। सिग्मा आर का फॉर्मूला पता होता है nn+1 बाई 2। तो अब हम वो वैल्यूज डाल देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट में पूरा नहीं कर रहा हूं, बस वैल्यू डालनी है और उसके बाद आंसर मिल जाएगा आपको सेकंड नंबर का। ठीक है ना। सिग्मा आई स्क्वायर है ना, तो nn+1 2n+1 बाई 6, n की जगह आपको 100 डाल देना है। सिग्मा आई है मतलब nn+1 बाई 2, n की जगह आपको 100 डाल देना है। तो ये वैल्यू डालते ही आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक से, और क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। ए बी इसके रूट बता रखे हैं आपको इस इक्वेशन के, ठीक है ना, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करो बेटा कि इस एक्सप्रेशन में a पावर 19 ऐसे लिख लो, तो ये a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर आप इसको ऐसे लिख पाओगे, लिख सकते हो। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a वाले मिल गए, प्लस b पावर 19 लिख सकते हो, तो b पावर 19 लिखोगे अगर, तो यहां b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई a 19 b 19 ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो अगर मैं ऐसा लिख लूं, तो अब मुझे केवल इसकी और ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनकी वैल्यू निकाल के लानी है। तो क्योंकि a तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा a माइनस 1 बाई a इक्वल टू 7 ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि a तो 0 हो नहीं सकता इसलिए डिवाइड लगा सकते हैं। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, कुल मिला के 49 प्लस 2 मतलब कि 51 मिल जाएगा। इसी तरीके से b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर भी 51 ही मिल जाएगा। तो दोनों मिल गए 51 51, तो 51 बाहर ले लो, a 19 प्लस b 19, और ये डेनोमिनेटर ही बन गया है पूरा पूरा, तो डेनोमिनेटर बनते ही कट जाएगा ये। ठीक है, और कटते ही अपने पास आंसर आ जाएगा 51। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था, बस ये आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करनी थी यहाँ पे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।